Brief revision: national income. So basically, what we look up at is not national income, but basically it is national income accounting. पूर्ण process पाहतो. Who does it? Central Statistical Organization, right? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल के ऊपर करती है, बट स्टेट लेवल के ऊपर इट इज बी बीईएस. व्हाट इज इट? क्या है? स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ, अरे अरे पढ़ के आए नहीं आए? थोड़ा पढ़ना एक्सपेक्टेड है, एमसीक्यूज आते हैं इन चीजों के ऊपर ना. ओके, सो ये बनाया जाता है सालाना. एक्चुअली इन्होंने बोला कोई भी पीरियड, बट एक फिस्कल ईयर है ना, फिनेंशियल कैलेंडर ईयर के लिए ये बनाया जाता है, राइट? इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. सबसे पहले आता है जीडीपी, देन आता है एनडीपी, देन आता है जीएनपी और एनएनपी, राइट है? यहां से क्या रिड्यूस करो तो ये मिलेगा. नाइस. यहाँ पर क्या ऐड करो? यहाँ पे और यहाँ ये कॉन्सेप्ट एक तो एफसी पे रहेंगे या तो एमपी पे रहेंगे. अगर मैं कहूं एफसी, ओके चलो ठीक है, ऐसा करते हैं. प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइंड इट माइनस सब्सिडी. ये दोनों को मतलब अगर हमने नेट किया तो इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं ना? ये कितने कंसेप्ट हो गए? 4 या 8? नहीं, अभी अभी 1 2 3 4 एट दिस एंड एट दिस. 8 कॉन्सेप्ट नहीं रे, ये 4 एट दिस एंड यही 4 एट दिस. 8 कॉन्सेप्ट हो गए. ये 8 को 16 भी करवा देते थे, दो चीजें इंट्रोड्यूस करके. क्या? मार्केट प्राइस फिक्स कॉस्ट तो हो गया, एक था नॉमिनल और दूसरा था रियल, राइट? सो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इनका रेशियो क्या कहलाता है? जीडीपी डिफ्लेटर. इट इज जीडीपी डिफ्लेटर, राइट? और अगर आपको नॉमिनल जीडीपी दिया है, रियल जीडीपी फाइंड आउट करने को बोला है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर विल बी रियल जीडीपी. और नॉमिनल जीडीपी अगर आपको फाइंड आउट करना है, रियल जीडीपी दिया है, तो रियल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर. हाँ ऑब्वियसली, सॉरी इनटू 100 रहेगा बिकॉज इट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज. इसी के साथ साथ अगर मैं आपको इन्फ्लेशन रेट पूछूं, अगर 2 सालों का आपको जीडीपी डिफ्लेटर दिए हैं, तो क्या है फॉर्मूला? अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इन कौन सा साल? 2 या 1? 1. बेस हम बीच का लेते हैं. 60 का 66 हुआ था, याद है कल दूध का रेट? तो 6/66 नहीं रहेगा, 6/60 रहेगा. तो इट विल बी फॉर ईयर 1 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली 100. इसको यहाँ हमें मिल जाएगा इन्फ्लेशन का रेट. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक के? एक कॉन्सेप्ट रह गया, मेरे दिमाग में आया था, छूट गया. 2 मिनट रुको, आएगा. नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इनके रिलेशनशिप के ऊपर मैं बता सक रहा हूं कि मेरा जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू क्या है. अगर मैं कहूं नॉमिनल ज्यादा है तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या रहेगा, और नॉमिनल कम है तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या रहेगा? अगर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है तो ना ये वाला बोलो, ज्यादा है तो 100 प्लस रहेगा जीडीपी डिफ्लेटर, और लेसर है नॉमिनल तो 100 से छोटा रहेगा. ठीक, इतना जो हमने कल देखा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया, करेक्ट है? बहुत डिस्कशन किया हमने, जहां जहां पॉसिबल हुआ बाहर भी चले गए, बट थोड़ा अभी कंट्रोल करते खुद को, सिलेबस को आगे चलाते हैं. सो आई सपोज यू आर कंफर्टेबल विद दिस. ये सब पढ़ा हमने. होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर है, ये हुआ हमारा
ये क्वेश्चन हमने किया, बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और उसका आंसर भी दिया है, बट ये क्वेश्चन बहुत हेल्प कर गया हमको क्योंकि सर को तो कुछ भी समझा नहीं था 2 मिनट के लिए। सो ये क्वेश्चन से हमें फट से समझ में आ गया जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, और दो जीडीपी डिफ्लेटर के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय अर्लियर वाला जीडीपी इनटू 100 दे देता है हमको इन्फ्लेशन रेट, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। ये फॉर्मुलेशंस हमने देखे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सीधा सीधा है कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज पहला, दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो मिलता है, एक तो अगर अपना नेचुरल प्रॉपर्टी तो रेंट मिल जाएगा, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और नेट कॉम्पेंसेशन क्या है, वेजेस, तो वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, ये चारों मिला के क्या हो जाएगा आपका फैक्टर पेमेंट्स। ये फैक्टर पेमेंट प्लस जो भी आपकी कमाई बचा कर रखी है सब मिलके आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। नेट करने के बाद, नेट मतलब क्या, जो बाहर भेज रहे हैं माइनस अंदर आ रहा है, बाहर सॉरी जो अंदर आ रहा है माइनस बाहर भेज रहे हैं। अंदर आ रहा है क्योंकि हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, बाहर जा रहा है क्योंकि बाहर के कुछ लोग भी इंडिया के डोमेस्टिक के अंदर काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक में एनएफआई नेट वाला ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेशनल। ग्रॉस में क्या किया तो नेट मिलेगा, ग्रॉस में क्या किया तो नेट मिलेगा, डेप्रिसिएशन रिड्यूस किया, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन रिड्यूस किया तो नेट मिल जाएगा। तो ग्रॉस से नेट जाने का रास्ता पता है आपको, डोमेस्टिक से नेशनल जाने का रास्ता पता है आपको, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस रास्ता जाने का पता है आपको, और रियल नॉमिनल में भी आगे पीछे करने का रास्ता पता है आपको। तो 16 कॉन्सेप्ट आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व, थोड़ा दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा क्योंकि शुरुआत है, बट सॉल्व होने चाहिए। ये किया हमने, ये किया हमने, बोलिए मुझे बताओ तुम, रियल और नॉमिनल के रिलेशनशिप से कुछ पैदा हुआ था, क्या था वो, बराबर बराबर, हाँ। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, इट्स द रेशियो ऑफ व्हाट, हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर इनमें रिलेशन तुमको पता चल गया। स्कूल लाइफ में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आगे पीछे करके अपन खेलते थे, वैसे ही यहाँ पर भी करना है कि भैया जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। ये पता है, ये पता है, ये ढूंढो, ये पता है, ये पता है, ये ढूंढो, ये पता है, ये पता है, ये ढूंढो, समझा। मतलब तीनों में से दो पता रहेंगे, एक अननोन रहेगा, यू कैन फाइंड इट आउट, समझा। कंफ्यूज हो जाते हो तुम बहुत जल्दी। हाँ हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला था। तो ये तो हम कर चुके थे, राइट है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या रहेगा, मार्केट प्राइस में जो है उसमें से हम ये रिड्यूस कर देंगे, ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट है। और इसे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन में लगेगी। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो 2 मिनट के लिए पीएनएल समझो, ट्रेडिंग पीएनएल समझो। यहाँ पे आता है सेल, यहाँ पे आता है सारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, राइट है। क्या इसमें मटेरियल के साथ साथ वेजेस भी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, राइट है। सो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली आपका अभी के पर्पस के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस है, राइट। तो यही ग्रॉस प्रॉफिट 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। क्या क्या है, पहला रेंट दे दो, दूसरा ब्याज दे दो, तीसरा बच गया वो प्रॉफिट है, समझा। सो कहीं पर भी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिख गया और उसके नीचे इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसे ऐड मत करना, वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एडेड ही है, सही है। रेडीमेड सब्जी लाते तो नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वो रेडीमेड है, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस में सारे फैक्टर पेमेंट्स आ जाएंगे एक्सेप्ट फॉर कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज या वेजेस। ऑपरेटिंग सरप्लस समझा क्या, ऑपरेटिंग चार में से वेजेस छोड़ दो, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, वेजेस छोड़ दो, ये जो तीनों है ना ये ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा बन जाता है, ठीक। हाँ, उसके बाद मिक्स इनकम आ जाएगा, एक आदमी एक से ज्यादा टाइप से इनकम कमा रहा है, प्लस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है क्योंकि ये ग्रॉस है, अगर ये नेट होता तो ये पॉइंट ही नहीं होता था जो नीचे है, ये नेट है। तो कॉम्पेंसेशन है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स इनकम है, यहाँ डेप्रिसिएशन था वो नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये नेट है, समझा। ओके, और ये पॉइंट हमने देख लिया था जो नॉनसेंस था। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉस्ट कुछ तो बीच में लाकर रख दिया फिर ना। ओके, एनएनपीएफसी इज योर नेशनल इनकम, याद रखिएगा, नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। 16 आइटम्स है हमारे पास, अभी के लिए 16 छोड़ दो, 8 आइटम्स है हमारे पास। तो एनएनपी के दो टाइप्स आते हैं, एनएनपीएफसी भी आता है और एनएनपी एमपी भी आता है।
तो एनएनपीएफसी इज योर नेशनल इनकम। कल को अगर सवाल पूछे जाते हैं ये सारे फिगर्स इसमें नेशनल इनकम क्या है, तो एनएनपीएफसी इज योर नेशनल इनकम। ये पढ़ चुके थे हम, पढ़ लेते जाना। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द फैक्टर इनकम accruing to the normal residents of the country during a year. Mind it, normal residents का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट भी आ गई, कंपनीज भी आ गए, मैं भी आ गया, तुम भी आ गए, मतलब इंडिविजुअल्स तो आ ही रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट भी आ रही है, प्लस कॉर्पोरेट्स भी आ रहे हैं। लेकिन ये नेशनल इनकम है, हमको पर्सनल इनकम बाद में कॉन्सेप्ट है, पर्सनल इनकम सवाल आता है, तो नेशनल इनकम पर्सनल इनकम सेम नहीं है, नेशनल इनकम पर्सनल इनकम सेम नहीं है। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट, डू यू अंडरस्टैंड? 12th इकोनॉमिक्स, ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम 12th इकोनॉमिक्स में था। तो क्या है ट्रांसफर पेमेंट्स और क्या ये नेशनल इनकम का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो अगली बात है, बनते नहीं बनते। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट? हाँ क्या बेटा, मैं 12वीं के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तुम आगे के कॉन्सेप्ट तुमको पता नहीं है, छोड़ दो उसको। मेरा सवाल ये है ट्रांसफर पेमेंट क्या है? नहीं, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। अरे 12th इकोनॉमिक्स अभी दिया ना तुमने, ऐसा क्या करता? देखो ये देखो, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जहां पर कोई भी बेनिफिट अक्रू नहीं हो रहा है एक पार्टी को, लेकिन वो पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ पेमेंट कर रही है। जैसे आप अगर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए यूएसए में निकल जाता है, क्या कौन कौन एनपीओ में प्रॉफिट नहीं मिलता है? सरप्लस क्या है? उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट हो जाता है, बीसीसीआई प्रॉफिट कमाना नहीं उनको, बस 4-5 हजार करोड़ रुपए हो जाते हैं इनको प्रॉफिट। आप यूएसए में चले गए जॉब करने के लिए, आपने वहां पे इंडियन रुपीस की बात करता 1 करोड़ रुपए कमाए, आपका 25 लाख रुपए खर्चा हो गया, 75 लाख आपने आपकी फैमिली को बेच दिया। क्या फैमिली में कुछ मेहनत किया ये 75 लाख मिलाने के लिए? अभी बचपन से तुमको पाल रहे, पोस रहे हो, वादा लगे, तो 75 लाख रुपए आज जो पेमेंट आ रहा है उनके पास, दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। एक दूसरा, अभी तुम एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, किसी कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से, स्टेटस की वजह से, किसी भी रीजन से गवर्नमेंट आपको 12,000 रुपए साल का पेमेंट दे रही है, क्या आप गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ दे रहे? नहीं, ट्रांसफर पेमेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जहां पर आप काम नहीं कर रहे लेकिन बेनिफिट रिसीव हो रहा है, तो क्या है नेशनल इनकम का हिस्सा होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। मैं 1 लाख रुपए कमाए और मैं घर पे 20 हजार खर्चा दिया, सो मैंने 1 लाख कमाया और घर वालों ने 20 हजार कमाया, ऐसा 1 लाख 20 हजार हमारी कमाई हुई, ये गलत है स्टेटमेंट। हमारे सबकी मिलके 1 लाख ही कमाई है, इट इज जस्ट इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में डालना। तो ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, बट दोज आर पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। कैसे आएगा थोड़ी देर बाद। तो नेशनल इनकम अलग चीज है, पर्सनल इनकम अलग चीज है। पढ़ रहा हूं, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द फैक्टर इनकम। 4 फैक्टर के 4 और 5वां मिक्स्ड। अगर ये ग्रॉस होता तो इसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड होता, बट आपको बोला नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम नेट होता है, राइट? इस वजह से इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉपर्टी, इसमें से वेजेस हटा दूं तो तीनों को मिलके हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। समझा? सो ऑपरेटिंग सरप्लस और वेजेस, या ये चारों चीजें मिलके नेशनल इनकम हो जाता है। अक्रूइंग टू नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ईयर का मतलब यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। इट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक, ये तो नेशनल है, देखते आगे कुछ दिया होगा। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, अब्रॉड वाला भी इसमें ऐड हो जाता, यू नो इट। तीसरी बार चल, मतलब तीसरे दिन कंटिन्यूसली वही चल रहा है अपना। In other words, national income is the value of factor income generated within the country plus factor income from abroad in an accounting year. तो फैक्टर पेमेंट जो जमा हो रहा है इंडिया के इंडिया में और इंडिया के बाहर से इंडिया में, इन सबको मिला के हम कहेंगे नेशनल इनकम। यस, NNPFC is national income. Okay, this is what FID. What is FID? Factor income. अब D का मतलब क्या रहेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी वाला, राइट? और ये है फैक्टर इनकम। ए का मतलब क्या रहेगा? अब्रॉड वाला, राइट? तो FID एक्चुअली एन यहाँ पर क्यों नहीं लगा? क्योंकि नेट करने की जरूरत ही नहीं है, 100% अपना है। यहाँ पे थोड़ा बाहर जाता, थोड़ा अंदर आता, इसलिए नेट किया, राइट? तो FIA और FID, फैक्टर इनकम इन डोमेस्टिक कंट्री, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर भी जाते इसलिए लेस करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज योर नेशनल इनकम। समझाइए कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये हम मेथड्स टू कंप्यूट नेशनल इनकम में देखेंगे। वैसे कितने मेथड्स है आपको पता है नेशनल इनकम कंप्यूट करने के? 3। कौन से? फैक्टर इनकम और इनकम मेथड एक ही चीज है बेटा, पहली बच गई। वैल्यू एडेड, या फिर उसका और एक नाम है आउटपुट मेथड।
NFIA पॉजिटिव है तो नेशनल इनकम बड़ा रहेगा, डोमेस्टिक फैक्टरी इनकम से नेगेटिव है तो छोटा रहेगा ऑब्वियसली। पर कैपिटा इनकम नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, आज का ताजा कॉन्सेप्ट करे शुरू। परसों दिन में मैं कल की बात थी, मैंने पूछा था 50 लाख रुपए प्रॉफिट ज्यादा है या कम है, और आपने मुझे जवाब दे दिया था डिपेंड करता है स्केल क्या है, राइट है। एक छोटे शॉप के लिए 50 लाख बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बट रिलायंस जैसे कॉन्ग्लोमरेट के लिए ये प्रॉफिट बहुत छोटा है। सो इसीलिए एब्सोल्यूट फिगर ऑफ नेशनल इनकम कुछ नहीं बताती, कितने लोगों ने मिलकर ये कमाया ये देखो, इसको हम कहते हैं पर कैपिटा नेशनल इनकम। यहाँ पे एक वर्ड है, इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बट समझना है। The GDP per capita is a measure of country's economic output, कंट्री का इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन, तो डिवाइड बाय पॉपुलेशन आएगा। It is obtained by dividing the country's gross domestic product adjusted by inflation. इसका मतलब क्या है एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन? ये वर्ड से मैं क्या समझू? ये तो तुमने मुझे लिटरल ट्रांसलेशन दिया जो सही है, बट इसको और कुछ कहना चाहिए। व्हाट इज दैट वर्ड? इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद कौन सी फिगर आती है? रियल 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 आज की वैल्यू पे नॉमिनल, इन्फ्लेशन आपने हटा दिया तो रियल, तो रियल जीडीपी। इन्होंने वर्ड यूज नहीं किया। एग्जाम में सवाल बन सकता है क्या रियल वर्ड के साथ? हाँ बन सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहे। सो क्या है पर कैपिटा इनकम या जीडीपी पर कैपिटा? जीडीपी पर कैपिटा इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, दैट इज नॉट नॉमिनल जीडीपी बट real GDP divided by the total population. It serves as an indicator of the standard of living of a country. एक कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, राहणीमान मराठी मध्ये कि कैसे रह रहे लोग, कि जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही कम है मतलब गरीब है, जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है तो अच्छा है, राइट। बट अल्तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, बट ये सोल इंडिकेटर नहीं कहलाया जा सकता। एक अरबपति आ गया और बाकी सब गरीब है तो भी पर कैपिटा इनकम अच्छा खासा दिखेगा, विच इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर, राइट। पर्सनल इनकम, मुझे 1 लाख सैलरी है, ये मेरा पर्सनल इनकम है, लेकिन क्या मैं 1 लाख खर्च कर सकता? आया ना? नहीं ना, नहीं वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं एकदम उधर पट्टा, आया पैसा खर्च करता मैं। तो 1 लाख अगर मेरी पर्सनल इनकम है तो क्या मैं 1 लाख स्पेंड कर सकता? नहीं कर सकता। गवर्नमेंट आ जाती है इनकम टैक्स मांगने के लिए। तो 1 लाख मेरी इनकम है, लेकिन मेरा 1 लाख डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम में इनकम से टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हट जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? टेल मी। ये तो आप एग्जांपल दिए बेटा जो सही है, फिर से एक बार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये वर्ड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही क्यों रखा, दूसरा कुछ क्यों नहीं बोला? गवर्नमेंट, हाँ देखो क्या है ना, कोई भी कंट्री चलाने के लिए पैसा लगता है गवर्नमेंट को। कुछ गवर्नमेंट के पास भयंकर पैसा है, जैसे यूएई गवर्नमेंट मस्त तेल निकालते बेचते, इतना पैसा ही पैसा, गवर्नमेंट लोगों से 1 रुपए का टैक्स नहीं। यू माइट हैव हर्ड कि दुबई में इनकम टैक्स लगता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है। अपने गवर्नमेंट को जरूरत है तो टैक्स के नाम से आपसे पैसा लगे। बहुत सारे और भी सोर्सेस है, जैसे मारुति सुजुकी, एलआईसी, गवर्नमेंट की कंपनीज है, राइट है। लाइमस्टोन, ये फर्श वगैरह या फिर रेत, ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है, ये पट्टे पे बेच देते हैं और आपको बोला जाता है 1 साल तक के इस नदी से रेत निकालो, जितना निकालना है, मतलब कुछ रूल्स होते हैं उसके अंदर जितना निकालना निकालो, हमको एक फिक्स अमाउंट दे दो। गवर्नमेंट के ये सोर्सेस है, बट इतना काफी नहीं है चलाने के लिए। तो आपसे मुझसे पैसा लेना है तो उसमें 2 हिस्से आते हैं। आपसे जब डायरेक्टली पैसा ले लिया जाता है तो डायरेक्ट टैक्स, आपकी इनकम है, आपसे हम पैसा ले लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपसे मैं नहीं लूंगा, आप जिनसे परचेज कर रहे हो ना, आप उनको दो, वो मुझे देंगे, इनडायरेक्टली मेरे पास आएगा, वो वही वाला। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, माइंड इट। जब हम इनकम की बात करते हैं, पर्सनल इनकम की बात करते हैं, पर्सनल इनकम है,
उससे इनडायरेक्ट नहीं, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करो तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आता है। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में डिस्पोजेबल वर्ड का मीनिंग होता है खर्च करने लायक। डिस्पोज खर्च करना, डिस्पोज का लिटिल मीनिंग खर्च करना नहीं होता है, बट डिस्पोज अपने लिए अभी के लिए मीनिंग है डिस्पोज मतलब खर्च करना, डिस्पोजेबल खर्च करने लायक। अब खर्च जब हम करते ना 100 रुपए की चीज 125 की आती है क्योंकि 25 रुपए टैक्स देना पड़ता है, इसमें भी टैक्स है, ये टैक्स की बात नहीं चल रही। ओके, तो पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में सिर्फ इनकम टैक्स या टू बी मोर प्रिसाइज डायरेक्ट टैक्स आता है। ओके, आज की डेट में डायरेक्ट टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स बचा है, पहले और दो टैक्सेस थे, एक था वेल्थ टैक्स और दूसरा था गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स हटा के इनकम टैक्स में अदर सोर्सेस नाम से एक हेड आया, उसके अंदर डाल दिया, और वेल्थ टैक्स हटा के कुछ नहीं लाया। ये इकलौता टैक्स जो गया जिसकी जगह पे दूसरा टैक्स नहीं आया है। तो अभी इकलौता टैक्स बचा है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के नाम पे। तो अभी डायरेक्ट टैक्स बोला क्या और इनकम टैक्स बोला क्या, सिनोनिम्स है, दूसरा कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं बचा इंडिया में। पर्सनल इनकम, while national income is income earned by factors of production, personal income is the important national income is earned, whereas personal income is received। अकाउंट्स में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हुआ है, हाँ या ना? अरे बोलो ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स ये सब्जेक्ट में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ? ओके, अकाउंट्स में पहले ही चैप्टर के अंदर यूनिट्स है बहुत सारे, वन ऑफ द यूनिट्स इज कुछ नहीं मोरे सर, ये वन ऑफ द यूनिट्स इज कन्वेंशंस। पढ़ा या नहीं पढ़ा जिनका सेकंड अटेम्प्ट है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। तो व्हाट आर थ्री फंडामेंटल assumptions of an accounting statement? गोइंग कंसर्न, अरे मैं बोला ना अभी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। ओके, जब तक बोला नहीं जाता इन तीनों के कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व ऐसा मान लिया जाता है। गोइंग पर्पस नहीं अभी बताना, बट यहाँ समझने के लिए जरूरी है। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि आपका धंधा चलता रहेगा आने वाले सालों में, इसीलिए आप 1 लाख की एसेट को 90,000 एसेट में दिखाते और 10,000 डिप्रिसिएशन में लाते, ये समझ के कि 90,000 हम आगे यूज करेंगे। गोइंग कंसर्न है, कंसर्न इज गोइंग ऑन फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर। कंसिस्टेंसी, लास्ट ईयर एसएलएम पे लिया, इस साल डब्ल्यूटीपी पे लिया, डिप्रिसिएशन नहीं चलेगा। एसएलएम तो एसएलएम ही चलाओ, फीफो मेथड तो फीफो मेथड ही चलाओ, लीफो बोला तो लीफो तो नहीं चलता है, वेटेड एवरेज बोला तो वेटेड एवरेज चलाओ, ये तो समझ रहा ना, फीफो वेटेड एवरेज इन्वेंटरी में। उसी तरीके से अक्रूवल नाम से एक कॉन्सेप्ट है, इनकम अर्नड और इनकम अर्नड और एक्सपेंस इनकर्ड के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, ना कि इनकम रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड। इसीलिए साल के आखिरी में अगर आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपको कहीं तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा, रेंट या सैलरी पेड फॉर 11 मंथ ओनली, तो आप 1 महीने का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं, ये अक्रूवल है। आपका पेमेंट नहीं हुआ है बट एक्सपेंस तो हो गया, समझा क्या? पेमेंट नहीं हुआ एक्सपेंस हुआ, ये क्या चीज है समझा क्या? कि से फॉर एग्जांपल मोरी सर यहाँ जॉब कर, उनका सैलरी 60,000, अब 60,000 मैं एक महीने के एंड में उनको देना चाहिए। मैंने बोला सर अपने काम करते अगले महीने के 7 तारीख को देते, सर बोले डन है, लेकिन 31 जो भी महीने की आखिरी तारीख रहेगी उस दिन जब मैं फाइनल अकाउंट्स मेरा मंथली बेसिस को बनाऊंगा, तब मुझे ये खर्चा पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये पकड़ूंगा नहीं तो मेरा प्रॉफिट 60,000 से बढ़ जाएगा। सही है? तो गलत है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप इनकम अर्नड और एक्सपेंस इनकर्ड के बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, ना कि पेमेंट मेड एंड पेमेंट रिसीव्ड। फिर से एक बार यहाँ पे आते हैं, नेशनल इनकम इज इनकम अर्नड, whereas personal income is not income received. National income is income earned, but personal income is not income earned but income received है। मतलब ऐसा अमाउंट जो आपने कमाया नहीं है, मिल गया है। एग्जांपल बताओ ऐसे अमाउंट का जो कमाई नहीं बट मिल गई। तुम्हारी स्कॉलरशिप, तुमने पापा मम्मी को जो पैसा भेजा, मैंने घर खर्च के लिए जो पैसा दिया, गवर्नमेंट की तरफ से किसी स्कीम के अंदर आपको पैसा मिला, राइट? तो ये इनकम रिसीव्ड है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं होते, बट पर्सनल इनकम में ट्रांसफर इनकम ऐड होती है। समझ में आ रहा है? पर्सनल इनकम क्या है? लोगों को कितना पैसा हाथ में आ रहा है। अब ये बोलोगे नेशनल इनकम अरबों रुपया है लेकिन मेरे को खाने को दाना नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम से आपको नेशनल और से लेवल का अंदाजा आएगा, बट पर्सनल इनकम से लोगों की हालत क्या है, अच्छी है बुरी है, ये समझ में आएगा। तो नेशनल इनकम मैक्रो लेवल के ऊपर अच्छा इंडिकेटर है, बट पर्सनल इनकम माइक्रो लेवल पर अच्छा
इंडिकेटर है, अल्दो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। पर्सनल इनकम भी नेशनल लेवल पर ही इंडिविजुअल्स के लिए, और नेशनल इनकम मतलब नेशनल लेवल के ऊपर सब लोगों के लिए। ऑर्डिनरी रेसिडेंट वर्ड यूज किया था, याद आ रहा है? अरे एनबीएफसी किधर है, ऊपर है क्या? और नहीं, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम इज डिफाइंड कुछ तो भी अकॉर्डिंग टू व्हाट, नॉर्मल रेसिडेंट्स, राइट है? सिटीजन नहीं बोला, नॉर्मल रेसिडेंट। क्या इसमें कॉर्पोरेट्स आएंगे या नहीं आएंगे? कंपनीज आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पर्सनल इनकम के वो लोग नहीं आते। समझ में आ रहा है? सो यहाँ से हमारी इंडिया कैसे चल रही है पता चलेगा। अब रिलायंस के पास बहुत पैसा, मेरे क्या काम का, मेरे काम का पर्सनल इनकम, मेरे काम का ये है, और रिसीव्ड है। कभी कभी मैं पैसा नहीं कमाता, गवर्नमेंट मुझे खाने पीने के लिए पैसा दे देती है, राइट है? जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं। इंडिया में नहीं मिलता है, यूएस में मिलता है। अगर आपको 4 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो किसी रीजन से, तो गवर्नमेंट आपके खान पान का प्रावधान कर देती है। हाँ, तो उधर इनकम भी होती है ना। आपने इधर ऐसा अलाउंस आ गया तो फटाफट जॉब छोड़ देंगे लोग। हाँ, इट इज स्कीम। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रीजंस देना पड़ता है कि क्यों अनएम्प्लॉयड और ऑल। इतना आसानी से थोड़ी ना ट्रम्प बाबा पैसे भेजेंगे। पढ़ते अर्नड और रिसीव्ड ये वर्ड का डिफरेंस समझो। देखो मैं बहुत बारीकाई से पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन ही ये है कि किसी भी वर्ड से क्वेश्चन बन जाते हैं। भाई ये बंद कर दूं क्या अभी? सॉरी, वाइल बंद करूं? while national income is income earned by factors of production, normal residents. Personal income is the income received by the household sector. कंपनीज नहीं, गवर्नमेंट नहीं, तुम्हारे मेरे जैसे इंडिविजुअल्स। क्या इसमें अंबानी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्ट? नहीं आएगा। इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउसहोल्ड्स, जो तुम्हारे मेरे जैसे लोगों को मदद करते हैं, ऐसे एनपीओ। एग्जांपल हेडगेवार रुग्णालय, इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टाटा मेमोरियल ट्रस्ट वगैरह ये सारे। Thus, national income is a measure of income earned and personal income is a measure of actual current income receipts. Receipt in payment account और income expenditure account में जो फर्क है वो exactly फर्क है, ठीक है? Of persons from all sources which may or may not be earned, जो कमाया है या शायद कमाया नहीं बट मिल तो गया है, from productive activities during a given period of time. Examples of this include transfer payment, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स है इसका ट्रांसफर पेमेंट, सच एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अटल पेंशन योजना नाम से एक योजना है, 72 रुपए। अगर कोई इंसान है जो बूढ़ा है, 60, 65, 70, मुझे याद नहीं आ रहा उम्र क्या है, 72 रुपए आपको महीने के एंड में मिल जाएंगे। कि अगर आप डिपेंडेंट हो किसी, मतलब आपके ऊपर, आपके पास कोई भी नहीं जिसके ऊपर आप फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो और खुद भी नहीं कमा सकते, तो आपको गवर्नमेंट 72 रुपए देगी महीने का खर्चा चलाने के लिए। कैसा चलाएगा भगवान को मालूम, बट देती है अटल पेंशन योजना। इट्स अ सैड रियलिटी। तुम लाड़की बहन के नाम के नीचे 1500 रुपए बांट रहे, और जो बूढ़े हैं जिनको सच में जरूरत, उनको 72 रुपए महीने का। लुक एट द थिंग, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन इंडिया में नहीं चलता। वेलफेयर पेमेंट्स एटसेट्रा। वेलफेयर पेमेंट्स मतलब भलाई के लिए। गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो गया बड़ा सा, रेलवे का वगैरह, उसमें जो मृतक होते हैं उनके वारिसों को 5 लाख, 2 लाख, 50,000 ऐसा कुछ तो भी दिया जाता है। ये वेलफेयर पेमेंट्स है। Individuals also contribute income which they do not actually receive, जो रिसीव नहीं होता है वो भी तो इसमें आता है। तो कुछ ऐसा कमाई जो आपने कमाया तो है बट आपको मिला नहीं। फॉर एग्जाम्पल अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ये क्या है? मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, मेरी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईपीएस, सुना है क्या? अर्निंग पर शेयर, पैट, ये सुना है? शार्क टैंक देखते कि नहीं देखते? क्यों रे? ओ गो भाई का लास्ट सीजन्स देखा करो, बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है। एबिटा, एबिटा तो बहुत बार सुना होगा आपने। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उसमें से इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन सब हटने के बाद में आ जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके,
उसके बाद आता है टैक्स कटता, उसके बाद आता है पीएडी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये किसका है? ये मेरा है, ये अंबानी जी का है, या मेरे जैसे हजारों लाखों रिलायंस के शेयर होल्डर्स का है। सो सपोज ये प्रॉफिट आ गया 1 लाख, इतना कम नहीं रहता बट मान लो, और शेयर्स कितने हैं 10,000, तो हर एक शेयर का अर्निंग हो गया 10 रुपए, दिस इज अर्निंग पर शेयर। ओके, फिर रिलायंस बोलती है हम 2 रुपए डिविडेंड देंगे, 2 रुपया। अब कमाई कितनी हुई 10 रुपया, मेरे को हाथ में कितना 2 रुपया, 8 रुपया क्या है? ऐसा प्रॉफिट जो कमाया लेकिन बांटा नहीं है, कमाया बट मिला नहीं है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनकम विच दे डू नॉट एक्चुअली रिसीव, पैसा मिला नहीं बट कमाई तो हुई है। यस, क्या ये पर्सनल इनकम का हिस्सा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कमाया लेकिन मिला नहीं, अरे रिसीट बेसिस पे होता है ना, कमाई नहीं, अर्न नहीं, रिसीट बेसिस, तो मिला ही नहीं है तो हटा दो इसे, क्योंकि मैं खर्च ही, एक मिनट, क्योंकि मैं इसे खर्च ही नहीं कर पाऊंगा जी। किसके पास? कंपनी के पास है। कंपनी से क्या करेगी? नया प्लांट डालेगी और मटेरियल परचेस करेगी और ज्यादा एक्सपांड करेगी। हाँ हाँ, दिस इज व्हाट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम्हारा धंधा है, तुमने लाख रुपए का सेल किया, 10,000 का प्रॉफिट है, 2,000 घर पे लेके, 8,000 का क्या करोगे? धंधा और बड़ा करोगे 8,000 से। एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू सोशल सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए वो मेजर आते हैं। एग्जांपल, खाम नदी है यहाँ पे, पता है? तो खाम नदी का जो बेस है वो ब्रॉड किया जा रहा है, इसमें मेरा काफी अच्छा पैसा दे रहा है, बट ये तुमको मुझे नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये पैसा कमाया है, हमारे बेनिफिट के लिए आ रहा है बट हमारे हाथ नहीं आ रहा है, तो इसको भी हटा दो। पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स, पर्सनल इनकम से हटाया जाता है क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अर्निंग जो रिटेन करके रखी, मतलब क्या? प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एक ही चीज है। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट बिजनेस के टैक्सेस छोड़ दो। कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, इसे भी हटा दो। एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, इसे भी हटा दो, ये पर्सनल इनकम में नहीं आएगा। हाउसहोल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, हमको, तुमको, मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, कौन देता है? रिलायंस देता है। क्यों देता? मैंने उनका बॉन्ड डिबेंचर खरीदा, तो मैंने पैसे दिए और वो मुझे ब्याज देंगे साल में 2 बार, 12% का, 6%, 6%, कुछ ऐसा। और गवर्नमेंट भी देते हैं। गवर्नमेंट मुझे ब्याज क्यों दे रही है? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, ए सब्सिडी, ब्याज थोड़ी होती है, सब्सिडी सब्सिडी होती है, ब्याज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को लोन दिया। नॉट ओनली गोल्ड बॉन्ड, सही है, कोई भी बॉन्ड, इसको बेसिकली टी बिल्स कहा जाता है, ट्रेजरी बिल्स। सुना है क्या? आगे आने वाला है आपको मनी मार्केट, M1 M2 M3 M4, मैंने बताया था, हर्षद मेहता का स्कैम भी हमने याद किया था पहले दिन। सो ट्रेजरी बिल्स तब आएगा। सब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ना 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 ना, इट इज एन एक्सपेंस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज एन एक्सपेंस फॉर कंपनी। क्योंकि सपोज तुम और मैं एक कंपनी में जॉब करते हैं, हम दोनों को 20-20 हजार रुपए हाथ में मिलते हैं, प्लस हमारे नाम से 2-2 हजार ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया जाता है, इट्स एन एक्सपेंस। और आपको पता है एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो जाता, तो वो उसका हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट रिटेन अर्निंग, ये अर्निंग है ही नहीं कंपनी की, ये कंपनी के लिए खर्चा है। क्या बता रहा मैं? हाँ, अभी न्यूज़पेपर नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन ढूंढने में बहुत समय निकल जाएगा, आप भी घर पे देख सकते हो। आरबीआई का डेली बेसिस के ऊपर छोटा सा एडवर्टीजमेंट आ रहा है लोकमत में कि जाहिर लिलाव, दैट इज ओपन मार्केट ऑक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का, 11,500 करोड़ रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेज करना चाहती है तुमसे मुझसे। तो क्या करने का अपन ने? 5,000 या उसका मल्टीपल, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 दो, और ये बॉन्ड घर पे लेके चल जाओ, एज एन डीमैट फॉर्म में आता है। हर साल के एंड में 6% आपको मिलेगा। इतना कम ब्याज पे कोई 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 क्यों लेगा? सिंपल सी चीज है, इसका लेने का दो पर्पज है। एक, ये पैसा डूबता नहीं, रिलायंस भगवान ना करे बट डूब सकती है, गवर्नमेंट नहीं डूबती। रिलायंस के पास एक दिन आएगा कि कुछ भी नहीं बचेगा, गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। पैसा कम ही रहा तो समंदर किनारा बेचने को कम नहीं करती गवर्नमेंट, ये ग्रीस ने किया यहाँ से 8-10 साल पहले, बैंकरप्ट हो गया था ग्रीस। ग्रीस पता है ना कंट्री, तो ये किया था। सो ये लोग बैंकरप्ट, गवर्नमेंट कभी बैंकरप्ट नहीं होती है, एक। और दूसरा, ये बहुत लिक्विड है, अगर मैं तुमको बोलूं कि किसी और का बॉन्ड है तुम नहीं लोगे, बट गवर्नमेंट का बॉन्ड है तुमको भरोसा है, इस वजह से कम ब्याज के ऊपर रहता है। अब क्या हुआ, अब बात को समझो, गवर्नमेंट ने 11,500 करोड़ आपसे लिए, तो आपसे मुझसे इतने पैसे लेने के बाद मुझे ब्याज भी मिलेगा, समझ में आ रहा है? सो यही हाउसहोल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फर्म एंड गवर्नमेंट, दे आल्सो मेक इंटरेस्ट पेमेंट टू फर्म्स एंड गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट या फर्म से, बैंक से लोन लेते हैं, तो हम ब्याज देते भी है और ब्याज लेते भी है। एज सच द नेट इंटरेस्ट पेमेंट, net interest paid by the household to the firms and government is also deducted from national income। अगर हमें ब्याज मिला 200 रुपया और हमने 500 रुपया पे किया है, तो 300 रुपया हमारे पर्सनल इनकम से हटा दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा इनकम है जो कमाया तो है लेकिन रख नहीं पाऊंगा, देना पड़ेगा, राइट?
तो रिड्यूस कर दूंगा नेट इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट से या फर्म से जो ब्याज आता है वो ऐड करो, और हाउस होल्ड जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट या फर्म्स को दे रहा है वो लेस करो। समझा? हाँ हाँ, नहीं फिक्स पीरियड, टाइम पीरियड के लिए होता है। ट्रेजरी बिल्स 15 दिन से लेकर 180 दिन तक के रेंज में चलता है। 180 दिन इज 6 मंथ्स, वापस मिलता है। इन्फ्लेशन समझता? ओपन मार्केट ऑपरेशन सुना है? व्हाट आर द, चलो सेंट्रल बैंकिंग हुआ है तुम्हारा, इकोनॉमिक्स 12th, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन आरबीआई, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ऐसा कुछ वर्ड सुना है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सॉरी टू से तुम्हारा 12वीं की इकोनॉमिक्स की पूरी धज्जियां उड़ी गई है। तुमने सिर्फ माइक्रो के भरोसे पे एग्जाम दिया ऐसा लग रहा है ना? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी, मजा आ रही, नॉट गुड। इसलिए तुमको मैक्रो में डर लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? अब ये हो रहा है कि हम सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, पर ठीक है, जरूरी है ये। What is inflation? Inflation is a situation wherein large money chases small amount of goods. मैं केले बेच रहा, मार्केट में कोई नहीं है, कोई भी नहीं मार्केट में कस्टमर। मैं 20 रुपए डजन वाला 15 रुपए डजन भी बेचना चाहूंगा, बट 20 रुपए डजन है, ये बोलता है एक डजन केला दो, ये भी बोलता है एक डजन केला दो। ऐसा मुझे पता चल गया कि तुम 8 लोग आ रहे, मेरे पास 6 ही डजन केला है, मैं क्या करूं? भाव बढ़ाओ। ये है इन्फ्लेशन, ज्यादा पैसे कम माल, इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती? पैसा निकालो। तुमको बोलूंगे टैक्स बढ़ाओ तो तुम तो पत्थर लेके आ जाएंगे, फिर तुमको लालच दिया जाता है, 6 टका बैच दो पैसा। ये बोलेगा मेरे को केला नहीं खाना, मैं पैसा दे देता हूँ, ये भी पैसा दे देगा, ये भी पैसा दे देगा। अब जो पहले 7 डजन के लिए 8 लोग आ रहे थे, अब ये 3 निकले हुए थे, 7 डजन के लिए 5 लोग आ रहे हैं, तो मैं दाम 15 से कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता बचने वाला है केला। समझ में आ रहा है? सो ये जो ट्रेजरी बिल्स है ना, ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है बोल के नहीं लिया जाता है हमेशा, कभी कभी लिया जाता है, बट कभी कभी इसलिए भी लिया जाता है कि मार्केट से लिक्विडिटी वाइप आउट करना, एक्सेस जो पैसा है मार्केट में खींच लेना है। बहुत सारे रास्ते हैं, वन ऑफ देम इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ट्रेजरी बिल्स। हाँ, पर्सनल इनकम फॉर्म्स द, किया ना? हाँ, पर्सनल इनकम फॉर्म्स द बेसिस फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो पर्सनल इनकम जितना होता है उसी से कंजम्पशन होगा, कमाई नहीं हुई तो खाएगा क्या आदमी? एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम एज फॉलोज। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है फॉर्मूला? पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। एग्जाम्पल के लिए लिख दो चाहिए तो, ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, और लेस कर दो इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, जो कमाई हुई तो है लेकिन हाथ में नहीं। एग्जाम्पल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। मेरा पैसा है वो, लेकिन बांटा नहीं इन्होंने डिविडेंड के तौर पे, तो कंपनी के पास रही है। इसी को रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ना, सब लोग देखेंगे तब बोलता हूं। तो पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम माइनस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कमाया लेकिन कॉर्पोरेट ने बांटा नहीं। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, हमने जो गवर्नमेंट को या फर्म को इंटरेस्ट के तौर के ऊपर पैसा दिया, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। हमको कॉर्पोरेट नेशनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स तुमको है मुझे नहीं मिलता, निर्मला सीतारामन जी को मिलता है, तो मेरे हाथ में नहीं आया, हटा दो उसको भी। प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ये मुझे दिया उन्होंने, मैं लड़की बहन हूँ या तुम लड़की बहन हो या जो भी बहने हैं उनको है, उनको पैसा मिला, कमाई नहीं किया, बट वो खर्चे करने लायक पैसे में ऐड हो जाएगा। इट्स नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, ऐड कर दो। ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, टू हाउस होल्ड, जो इंसान है, नॉट कंपनीज नॉट फर्म्स, जो इंसान है तुम्हारे मेरे जैसे, उनको जो पेमेंट मिला है फ्रॉम फर्म और गवर्नमेंट। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट नेशनल इनकम इज नॉट सम ऑफ पर्सनल इनकम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम बोलोगे कि सर सारे लोगों को पर्सनल इनकम ऐड कर तो नेशनल इनकम आ जाएगा, नहीं आएगा, बिकॉज पर्सनल इनकम में ऐसी भी चीजें आती है जो नेशनल इनकम का हिस्सा है ही नहीं। तो सारे ट्रांसफर पेमेंट क्योंकि नेशनल इनकम में नहीं होते बट पर्सनल इनकम में होते हैं, इस वजह से पर्सनल इनकम का टोटल नेशनल इनकम नहीं बनेगा। An important point to remember is that national income is not the sum of personal incomes, because personal income includes transfer payments, example pension, which are excluded from national income. Further, not all national income accrues to individuals. कुछ national income होता है जो तुमको मेरे को नहीं मिलता, जैसे
कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हमको अक्रूड हुआ लेकिन मिला नहीं, रिसीव नहीं हुआ है, तो हटा दिया जाएगा एज देयर पर्सनल इनकम। ठीक, थोड़ी देर पहले हमने पर्सनल इनकम देखा, अभी देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक ही है, डीपीआई पीडीआई एक ही चीज है। Is a measure of the amount of the money in the hands of individuals that is available for their consumption or saving। एक तो खाओ या बचाओ। Y is equal to C plus S, पता है क्या ये? MPC, MPS, marginal propensity to consume, marginal propensity to save, कैसे पैदा होता है? What is the formula? कहाँ पढ़ा है ये? मैथ्स में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है? तो फिर तो आना चाहिए। बेसिक इनकम होता है Y is equal to C plus S। This is what income, this is what consumption, this is what saving। इन सबको Y से डिवाइड करो, Y by Y 1, C by Y एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और S by Y एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जो भी कमाई होती है उसका एक टुकड़ा कंजम्पशन होगा, दूसरा टुकड़ा सेविंग में जाता है, देयर इज नो तीसरा टुकड़ा, राइट। सो आपके पास जो भी इनकम आएगा वो एक तो कंज्यूम होएगा या तो सेविंग होएगा, लेकिन जो भी आपके पास अमाउंट आ रही है ना वो सारी कंज्यूम या सेव नहीं होती है। ये आपके अमाउंट में से जितना आपको अवेलेबल हो रहा है उतना ही डिस्पोजेबल इनकम है। कौन सा वो पार्ट है जो आपने कमाया है लेकिन अवेलेबल नहीं है? डायरेक्ट टैक्स। कमाया है लेकिन आप नहीं खर्च कर सकते, वो देखेंगे। Disposable personal income is derived from personal income by subtracting the direct taxes paid by not corporates but by individuals and other compulsory payments made to the government। और क्या compulsory payment है? पानी पट्टी भरनी ही पड़ती है, राइट है? गर्लफ्रेंड, घर पट्टी, सॉरी। Okay, so DI is disposable income is equal to PI, that is personal income minus personal income tax minus compulsory payment जो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। Apart from the above aggregates, a few other aggregates are reported in India। मैं वही पहले दिन भी बता रहा था, national income is not ultimate thing, national income is one of the outputs of the national income accounts। तो और भी बहुत सारे aggregates है जो इंडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं। These reflect the amount of goods and services the domestic economy has at its disposal। Two more concepts need to be understood are, तो दो concept हमको समझना है। अभी हमने देखा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ओके। अभी हम देख रहे हैं, अभी पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को बाजू में रख दो, नेशनल इनकम फिर से एक बार खोलो। नेशनल इनकम नहीं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ऐसा नेशनल इनकम जो खर्च करने लायक है। अब जब आपको नेट बोला है तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज नेट नेशनल इनकम, दैट इज डेप्रिसिएशन हट गया तभी नेट है। वैसे भी नेशनल इनकम इज व्हाट, NNBFC, यस और नो, ये वैसे ही नेट है। तो नेट को वापस नेट लगाने का कोई पॉइंट नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड रिडंडेंट हो गया, ठीक है। बट फिर भी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज नेट नेशनल इनकम प्लस अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी कंट्री से इंडिया में जो करंट पेमेंट्स आ रहे हैं, अर्निंग नहीं, करंट पेमेंट आ रहे हैं, काहे को आ रहे हैं भाई? तुम्हारे इधर अजंता एलोरा लेडी है, उधर बौद्ध धर्मियों के बहुत पुराने हजारों साल पुराने चित्र है, शिल्प है, उनको संजो। गवर्नमेंट बोलती पैसे नहीं हमारे पास, तो जापानीज गवर्नमेंट बोलती ये लो 600 करोड़ रुपया, पता है 600 करोड़ रुपया दिया है यहाँ पे संवर्धन के लिए। तो रास्ता देखो कैसा मस्त बन गया, खड्डे खड्डे नुस्ते, कहाँ गया पैसा भगवान को मालूम। सो क्या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रिटर्न में दिया? नहीं। क्या तुमने मैंने दिया? नहीं। बढ़िया पैसा मिला, अर्न नहीं है, रिसीव्ड है, तो ये भी ऐड कर देंगे, समझा? तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल इनकम प्लस दूसरे नेट करंट रिसीट जो हमको मिलता है। लेकिन यहाँ नेट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है जैसे मिलते वैसे देने भी पड़ते हैं। हम किसको देते पैसा? एग्जाम्पल, दूसरे कंट्री में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मोदी जी लगे बोलते राहत कार्य पहुंचा रहे हैं। इंडिया ने कोविशील्ड बनाया, बहुत सारे कंट्रीज को फ्री में बांटा, हैती जैसे जिनके पास कुछ भी नहीं बेचारों के पास, तो उनको फ्री में बांटा। ये क्या है? हमारा करंट ट्रांसफर, जिसके रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, जाता भी है आता भी है। अगर आने वाला अमाउंट ज्यादा है तो पॉजिटिव है, बढ़ जाएगा, जाने वाला अमाउंट ज्यादा है तो नेगेटिव है, घट जाएगा। इसी का और एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू NNI प्लस नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से कुछ हमको टैक्सेस ऑन इनकम और वेल्थ रिसीव हो रही, कैसे हो रही? शाहरुख खान द टेम्पटेशन टूर लेके जाता न्यूयॉर्क, मस्त डांस करता, पैसा कमाता, इंडियन गवर्नमेंट बोलती यू आर इंडियन सिटीजन, दो टैक्स दे दिया।
क्रिस गेल आता इधर मस्त आईपीएल खेलता, पैसा लेके जा रहा था गवर्नमेंट रुक टीडीएस, राइट। इसी के साथ साथ ये तुमको सिलेबस में फाइनल में डायरेक्टली डीटीएए। क्रिस गेल क्या बोलेगा, देखो भैया मैं तुमको टैक्स दे रहा हूँ, 40% टैक्स है, 40%, 40% है, हमारे लिए नहीं है, क्रिस गेल जैसे लोगों के लिए जो इंडियन है नहीं, इंडिया में आ रहे कमाई करके जा रहे 40%, वो कैरिबियन कंट्री जो भी वेस्ट इंडीज में उधर चल जाएगा और उधर की गवर्नमेंट बोलेगी ओहो पैसा लेके आए टैक्स दो। तो क्रिस गेल बोला मैं खेले को गया, उसको भी टैक्स दूं, तुमको भी टैक्स दूं। फिर वो क्या बोलते हैं, अपन एक काम करते हैं, कैरिबियन कंट्री और इंडिया दोनों के बीच में अग्रीमेंट होएगा, क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, एक इनकम पे दो टैक्स नहीं आने चाहिए। सो इनके पास आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सारे साल के एंड में हिसाब किया जाता है, थोड़ा पैसा तुम हमको देना लगता है, हम थोड़ा तुमको देना लगता है, तो नेट करके अमाउंट आती जाती है। ये भी नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। नेट सोशल कंट्रीब्यूशन बेनिफिट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है, जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ के अजंता एलोरा के केव्स के संवर्धन के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ पैसा दिया, ये वो है। पहला वाला क्या है, इनकम के ऊपर का वेल्थ, वेल्थ के ऊपर का इनकम और टैक्स, और दूसरा है फुकट, एज इन कुछ मदद के तौर के ऊपर मिला है। याद रखना नेट वर्ड बहुत जरूरी है, ओके। तो ये है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब नेट के बजाय ग्रॉस किया तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ये बोलते हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो ऊपर का है वो लो प्लस सीएफसी, ये क्या है, इट इज डेप्रिसिएशन, इट इज डेप्रिसिएशन। इसका तुमको बोलता कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, लिख लो, यहाँ पे कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया। सीएफसी इज व्हाट, तुम कहां पढ़ के आए सर, अच्छा कौन से सर ने बताया था ये तुमको, बोलो। डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दोनों एक ही चीज नहीं है, तुम्हारे लिए एक ही चीज है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन, सुना है, क्या होता है, लगता है, करेक्ट है। कभी कभी टेंजिबल एसेट पे भी अमोर्टाइजेशन लगता है, ये पता ही नहीं था तुमको, समझाता हूँ। मेरी कोका कोला की कंपनी है, मैं ग्लास बॉटल में तुमको देता हूँ, पानी बनता है 1 रुपए का, मैं बेचता 10 रुपए में, तो 9 रुपए मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होता है, 8.5 रुपए होता है। 50 पैसा ये जो ग्लास बॉटल है ना, उसको मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज करना पड़ता है। मेरा एक एस्टिमेशन होता है, ये ग्लास बॉटल 50 साइकिल चलेगी, तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम ग्लास बॉटल में पीते हो, वापस उसको दे देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास देता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में बेचता है, कंपनी उसको धोती है शायद उसमें नया माल भरती, पैक करके वापस से मार्केट में लाती। तो ये साइकिल किसी दिन तो, सॉरी, ये